इस वीडियो में आप जिसे देख रहे हैं उसने कुछ ही समय पहले किसी की बेरहमी से जान ली थी। वो यहाँ बिल्कुल आराम से शांत बैठा हुआ दिखता है। उसने बांग्लादेश की पुलिस जैसी वर्दी पहन रखी है, लेकिन असल में वो पुलिस नहीं था। वो बस पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता था ताकि किसी को उस पर शक न हो। ये फुटेज ढाका के बाहर बांग्लादेश के सावर इलाके की है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हुई उस समय किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कैमरे में कैद ये आदमी भीड़ के बीच छुपा हुआ एक ऐसा सच है जो कुछ ही हफ्तों बाद पूरे इलाके को हिला देने वाला था। 4 जुलाई 2025 ढाका के बाहर सावर नाम का एक इलाका। सुबह का वक्त था। सावर मॉडल मस्जिद के पास एक छोटे से चाय के ठेले के पीछे लोग अचानक रुक गए। जमीन पर एक बुजुर्ग औरत पड़ी थी। नाम था आसमा बेगम, उम्र 75 साल। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा शायद गर्मी ज्यादा होने की वजह से तबीयत बिगड़ गई होगी। देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। कोई हंगामा नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस एक बुजुर्ग औरत जो शायद चलते चलते गिर गई हो। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस आई, जरूरी कागजी काम हुआ। शुरुआत में किसी को कोई खास शक नहीं हुआ। मामला लगभग खत्म ही मान लिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम ने पूरी कहानी पलट दी। आसमा बेगम की गर्दन पर निशान मिले। डॉक्टर की रिपोर्ट साफ कह रही थी ये कोई नेचुरल मौत नहीं थी। उनका गला दबाकर मारा गया था। जो मौत बाहर से बिल्कुल शांत लग रही थी वो असल में एक कत्ल था। कोई गवाह नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिस पर फौरन शक किया जा सके। मामला सावर मॉडल पुलिस स्टेशन में एक अननेचुरल डेथ के तौर पर दर्ज हुआ और फिर धीरे धीरे ये केस लोगों की नजरों से गायब हो गया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले महीनों में एक के बाद एक मौतों का जाल फैलाने वाली थी। एक साया जो शहर की गलियों में छुपा हुआ था और हर दिन ज्यादा भयानक होता जा रहा था। कुछ हफ्ते गुजर गए। सावर की जिंदगी फिर से नॉर्मल चलने लगी। गारमेंट फैक्ट्रियां, भीड़-भाड़ वाले बाजार, शोर से भरी सड़कें, लोग अपने काम में लगे रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक दिन एक छोड़े हुए नगर निगम के कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक और लाश मिली। पुलिस चौकी से ज्यादा दूर नहीं। उसके बाद फिर एक और फिर एक और। अगले 7 महीनों में 6 लोगों की जान चली गई। उनकी लाशें ऐसी जगहों पर मिली जहां आमतौर पर कोई ध्यान ही नहीं देता। कभी बाथरूम में, कभी खाली कमरों में, कभी अंधेरे कोनों में। सब एक ही बिल्डिंग के अंदर। एक ऐसी बिल्डिंग जिसे इलाके का हर आदमी जानता था, लेकिन जिस पर किसी की नजर नहीं जाती थी। मरने वाले अलग अलग उम्र के थे, मर्द भी थे, औरतें भी। जगहें बिल्कुल आम लगती थीं। कड़ियां जोड़ना आसान नहीं था और यही वजह थी कि यह सब लंबे वक्त तक छुपा रहा। ये कहानी है सावर सीरियल किलिंग्स की। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आपको अब तक की कहानी दिलचस्प लग रही है तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसी ही और अनसुनी कहानियां आपके लिए लाता रहता हूं। और हाँ, कमेंट में अपने सुझाव और विचार जरूर शेयर करें। तो अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 2025 सावर म्यूनिसिपल कम्युनिटी सेंटर के अंदर पुलिस को एक लाश मिली। ये एक ऐसी पब्लिक बिल्डिंग थी जो कभी लोगों से भरी रहती थी, लेकिन अब झाड़ियों से घिरी हुई थी, टूटी फूटी हालत में थी और पूरी तरह अनदेखी पड़ी थी। लाश करीब 30 साल के एक आदमी की थी जिसकी पहचान नहीं हो पाई। शरीर आंशिक रूप से सड़ चुका था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ बंधे हुए थे। इससे साफ था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोच समझकर किया गया काम था। पुलिस तक यह बात तब पहुंची जब आसपास के इलाके में तेज बदबू फैलने की शिकायत आई। जांच में पता चला कि मौत गला दबाने से हुई थी और शरीर को जानबूझकर यहां छोड़ा गया था ताकि कोई इसे जल्दी न ढूंढ पाए। यह कम्युनिटी सेंटर किसी सुनसान जंगल में नहीं था। यह सावर मॉडल पुलिस स्टेशन, एक मिलिट्री कैंप, एक सरकारी कॉलेज और यहां तक कि सावर प्रेस क्लब के भी बहुत करीब था। इसके बावजूद यह जगह शहर की निगरानी से बाहर एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट बन चुकी थी जहां किसी की नजर नहीं जाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। करीब 1.5 महीने बाद 11 अक्टूबर 2025 को उसी छोड़ी हुई बिल्डिंग से एक और खबर सामने आई। इस बार दूसरे फ्लोर के बाथरूम से एक और लाश बरामद हुई।
ये करीब 30 साल की एक औरत की लाश थी जिसकी पहचान नहीं हो सकी। उसकी गर्दन काटी गई थी, जो पहले से कहीं ज्यादा डराने वाला संकेत था। शरीर की हालत इतनी खराब थी कि पहचान करना मुमकिन नहीं था। आसपास के लोग डरने लगे और कुछ लोगों का कहना था कि उस बिल्डिंग में आत्माएं भटकती हैं। पुलिस को इस लाश की जानकारी तब मिली जब एक स्थानीय निवासी ने वहां से आ रही संदिग्ध गंध की शिकायत की। जांच के दौरान आसपास खून के धब्बे मिले, जिससे साफ हुआ कि हत्या इसी जगह पर की गई थी। 13 अक्टूबर को पुलिस ने एक और केस दर्ज किया, कत्ल और लाश फेंकने के शक में। लेकिन इसके बावजूद इन घटनाओं को अलग अलग मामलों की तरह ही देखा जाता रहा और कड़ियां अब भी नहीं जुड़ पाई थी। समय बीतता गया। 19 दिसंबर 2025 को एक बार फिर वही जगह चर्चा में आई, वही कम्युनिटी सेंटर। इस बार करीब 35 साल के एक आदमी की लाश मिली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीर को जलाया गया था, जिससे फॉरेंसिक जांच और भी मुश्किल हो गई। पुलिस को इस लाश की खबर तब मिली जब इलाके में आग जैसी बदबू फैलने लगी। जांच में यह सामने आया कि शरीर के कुछ हिस्सों को जानबूझकर जलाया गया था ताकि एविडेंस मिटाया जा सके। अब सवाल उठने लगे कि बार बार यही बिल्डिंग क्यों? धीरे धीरे ये बात साफ होने लगी कि ये जगह किसी ऐसे इंसान के लिए परफेक्ट थी जो अंधेरे में काम करना जानता था। यहाँ कोई कैमरा नहीं था, आवाजाही बहुत कम थी और अंदर जाना आसान था। इसी बीच इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आया। उत्तरा इलाके से तानिया अख्तर नाम की 25 साल की एक ऑटिस्टिक लड़की अचानक गायब हो जाती है। तानिया दिमागी तौर पर कमजोर थी। उसके पिता और पूरा परिवार उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। 5 बहनों और एक भाई में तानिया सबसे ज्यादा दुलारी थी। लेकिन सवाल यह था कि तानिया उत्तरा से सावर तक पहुंची कैसे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि साबुज रात के वक्त हाईवे और फुट ओवर ब्रिज के नीचे छुपा रहता था। उसकी नजर हमेशा ऐसी औरतों पर रहती थी जो अकेली हो, बेघर हो या दिमागी तौर पर कमजोर हो। माना जाता है कि तानिया रास्ता भटक चुकी थी, थकी हुई, डरी हुई और अकेली। उसी हालत में उसे हाईवे के पास साबुज ने देखा। उसने तानिया की कमजोरी को समझा और धीरे धीरे भरोसा बनाया। शायद खाने का वादा किया, शायद रहने की जगह दिखाई, या बस ये कहा कि वो उसे घर पहुंचा देगा। मासूम तानिया को लगा कि उसे मदद मिल गई है। उसे क्या पता था कि वो किसी सेफ जगह की ओर नहीं, बल्कि एक खामोश जाल की ओर बढ़ रही है। और फिर आता है वो पल जहां कहानी एकदम अलग मोड़ लेती है। घटना से ठीक 2 दिन पहले, शुक्रवार 16 जनवरी की रात, रूटीन पेट्रोल के दौरान पुलिस उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। अंदर साबुज और तानिया दोनों मौजूद होते हैं। ये पल तानिया का वहां से निकलने का आखिरी मौका हो सकता था। लेकिन जब पुलिस तानिया से सवाल करती है तो वो धीरे से घबराई हुई आवाज में सामने साबुज की तरफ देखती है और उसे अपना भाई बता देती है। पुलिस का शक धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि भाई बहन रात काटने के लिए वहां रुके हैं। सब कुछ नॉर्मल दिखता है, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। पुलिस एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करती है और वहां से निकल जाती है। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि वो कैमरा असल में क्या कैद कर रहा है। साबुज का चेहरा इतना शांत था कि ट्रेंड आंखें भी उसके अंदर छुपे सच को नहीं देख पाई। पुलिस के जाते ही माहौल फिर बदल जाता है। साबुज समझ जाता है कि अब यहां ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उस वक्त तक तानिया शायद यही मान रही थी कि वो सेफ है। लेकिन शिकारी ने अपना फैसला कर लिया था और फिर वो वक्त आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 18 जनवरी 2026, कम्युनिटी सेंटर के दूसरे फ्लोर के बाथरूम से 2 जली हुई लाशें निकाली गई। एक के बारे में माना गया कि वो करीब 13 साल की एक बच्ची थी और दूसरी एक करीब 25 साल का आदमी। दोनों लाशों को जलाया गया था और ये बात साफ इशारा कर रही थी कि एविडेंस मिटाने की कोशिश की गई है। पुलिस को इन लाशों की जानकारी तब मिली जब एक कॉल आई जिसमें वहां संदिग्ध आग लगने की बात बताई गई थी। जांच में सामने आया कि जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया गया था और शरीर इतने बुरी तरह जल चुके थे कि पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया था। उन 2 लाशों के अलावा दूसरे फ्लोर पर एक कंबल के अंदर एक और लाश मिली। वो उसी ऑटिस्टिक लड़की तानिया अख्तर की लाश थी जिसने साबुज को अपना भाई बताया था। अब पुलिस को यकीन होने लगा था कि ये कोई 1-2 अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वो एक सीरियल ऑफेंडर से सामना कर रहे हैं। पुलिस ने तानिया के परिवार से संपर्क किया और उनकी पहचान के बाद
केस में एक बड़ा मोड़ आया, क्योंकि वो पहली विक्टिम थी जिसकी पहचान पक्के तौर पर हो पाई थी। अब यह बात धीरे धीरे साफ होने लगी कि ये घटनाएं अलग अलग नहीं थीं। 6 में से 5 बॉडीज एक ही पुरानी और खाली पड़ी बिल्डिंग पर फेंकी गई थी, और वो जगह पुलिस स्टेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। मरने वाले लोग ज्यादातर सड़क पर रहने वाले थे, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, जो कमजोर थे और जिन पर आमतौर पर कोई ध्यान नहीं देता था। उनमें एक बच्चा भी शामिल था, और उसी बात ने लोगों का डर और बढ़ा दिया। सावर में हर तरफ डर का माहौल बन चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है मेन सस्पेक्ट की, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पहचान का पूरा जाल बुन रखा था और जो अलग अलग नामों से खुद को छुपाता रहा। शुरुआत में पुलिस ने उसे मशहूर रहमान खान सम्राट, उम्र करीब 40 साल के तौर पर पहचाना। वो सावर की बैंक कॉलोनी में रहने वाला एक आवारा आदमी था, जिसका कोई पक्का ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, उसकी असली पहचान धीरे धीरे सामने आने लगी। उसका असली नाम सबूज शेख था, उसके पिता का नाम पान्ना शेख था, और वो मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट के लोहाजंग उपजिला के हल्दिया यूनियन के मोसामांदा गांव से था। उसके परिवार में 3 भाई और 4 बहनें थीं। सबसे बड़ी बहन का नाम शारमिन था, और साबूज परिवार का दूसरा बच्चा था। परिवार के कुछ रिश्तेदार बरिशल इलाके में भी रहते थे, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान उसके और भी नाम सामने आए, टाइगर सम्राट, साइको सम्राट, मशरूर रहमान खान सम्राट, और यहां तक कि मशहूर रहमान खान सुमून भी। सबूज की जिंदगी हमेशा उलझी हुई रही। उसने एक लोकल मदरसा में पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बचपन से ही उसका बर्ताव नॉर्मल नहीं था। इलाके के लोगों का कहना था कि वो नशे का आदी था। एक बार वो जेल भी गया और बाद में उसे रिहैब भेजा गया। उसकी शादी भी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। उसका एक बेटा भी है। उसने अपने ही पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था, और उसके बाद कई सालों तक घर से गायब रहा। बीच बीच में कभी कभी वापस आता था। सबसे आखिरी बार गिरफ्तारी से करीब 1 महीने पहले। उसकी मां मुमताज बेगम और भाई जिबोन शेख ने बताया कि साबूज दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में ऐसा कोई पक्का एविडेंस नहीं मिला। उसके भाई ने यह भी बताया कि जब वो घर लौटता था तो अजीब अजीब बातें करता था। कभी खुद को बड़ा अफसर बताता था, तो कभी पुलिस की नकल करता था। वो सावर की गलियों में भूत की तरह घूमता रहता था। कभी पुलिस स्टेशन के पास सोता था, तो कभी उसी खाली पड़ी बिल्डिंग के आसपास मंडराता रहता था जहां बॉडीज मिल रही थी। लोगों को शक न हो, इसके लिए वो दिमागी बीमार होने का नाटक करता था। वो पुलिस को बार बार फोन करता, उल्टी सीधी बातें करता, और कई बार ऐसे क्लूज देता था जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। कुछ मामलों में तो वो बॉडीज मिलने से पहले ही पुलिस को खबर दे देता था। जैसे कि 16 जनवरी को उसने पुलिस को कॉल किया और बॉडीज की लोकेशन बताई, लेकिन उस वक्त उसकी बात को मजाक समझ लिया गया। 5 अगस्त 2024 के बाद उसे कई बार पुलिस यूनिफॉर्म में देखा गया। हाथ में एक डंडा लेकर वो खुद को ऑफिसर की तरह दिखाता था, जैसे मर्डर्स करने के बाद भी खुलेआम घूम रहा हो। जब उसकी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें पुलिस ऑफिसर्स के नाम और फोन नंबर्स की एक लिस्ट मिली। वो एक ऐसी सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा था जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसके फिंगरप्रिंट्स और एनआईडी को चेक किया गया, लेकिन कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया। असल में दिसंबर 2025 के आखिर तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पुलिस और म्यूनिसिपैलिटी को मजबूरन कदम उठाने पड़े। बार बार उसी सावर म्यूनिसिपल कम्युनिटी सेंटर से लाशें मिलने के बाद उस इमारत की साफ सफाई कराई गई, अंदर बाहर रोशनी बढ़ाई गई, और सुरक्षा के नाम पर पहली बार वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ये फैसले खास तौर पर 19 दिसंबर 2025 को एक और लाश मिलने के बाद लिए गए, ताकि इलाके पर नजर रखी जा सके और आगे कुछ रोका जा सके। जनवरी 2026 की शुरुआत तक ये कैमरे पूरी तरह काम करने लगे थे। 18 जनवरी 2026 की रात सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया कि वो अपने कंधे पर एक बॉडी उठाकर ले जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने मुक्तिर मोड़ इलाके में रेड की और उसे गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन कोर्ट में सीनियर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद ताजुल इस्लाम सुहाग के सामने उसने कबूल किया कि उसने सभी 6 हत्याएं की हैं। पुलिस ने उससे और गहराई से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी।
हर विक्टिम के लिए अलग अलग केस दर्ज किए गए। अपनी कन्फेशन में साबुज ने बताया कि उसके मन में 4 महिलाओं के खिलाफ गहरी नाराजगी थी। उसके हिसाब से वो महिलाएं गलत कामों में शामिल थीं और रात में उसके पास आकर उससे गलत संबंध बनाने की कोशिश करती थीं। साबुज के दिमाग में उनके लिए गुस्सा और नफरत भर चुकी थी और वो सोचता था कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। एक दूसरा वर्जन ये भी सामने आया कि उसने ये हत्याएं इसलिए की ताकि इलाके से दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहने वाले आवारा लोगों को हटाया जा सके, लेकिन पुलिस इन बातों पर पूरा भरोसा नहीं कर रही थी। उनके मुताबिक साबुज एक साइकोपैथिक किलर है जो खास तौर पर होमलेस और कमजोर लोगों को निशाना बना रहा था। वो अपने कामों को बताने के लिए अजीब कोड वर्ड्स इस्तेमाल करता था, जैसे 34 और संडे मंडे क्लोज, जिनसे वो अपनी हत्याओं की तरफ इशारा करता था। पूछताछ में उसने बताया कि वो विक्टिम्स को पहले बातों में फंसाता था, फिर अकेले में ले जाकर मारता था। पुलिस का कहना है कि वो नाम और पहचान छुपाकर शारीरिक संबंध बनाने का जाल बिछाता था और वो अलग अलग जगहों से आवारा महिलाओं को सुनसान और खाली इमारतों में ले जाता था। अगर वो महिलाएं किसी और के साथ कुछ करती या कोई उनके साथ कुछ करता तो वो उन्हें मार देता था। उसके तरीके बहुत बेरहम थे और वक्त के साथ बदलते भी गए। कई विक्टिम्स को उसने मफलर से गला दबाकर मारा ताकि आवाज न हो और मौत फौरन हो जाए। कुछ लोगों का गला काटा गया। कई बॉडीज में हाथ और पैर बांधे गए थे ताकि वो हिल न सके। आखिर में एविडेंस मिटाने के लिए वो बॉडीज को माचिस से जलाने लगा। वही माचिस बाद में पुलिस को मिली और उसे अहम एविडेंस माना गया। कम्युनिटी सेंटर की सुनसान हालत ने उसे ये सब करने के लिए परफेक्ट जगह दे दी थी। जांच में पता चला कि वो बॉडीज को ऊपरी मंजिलों पर छुपाता था जहां कम लोग जाते थे। उसके बयान के मुताबिक आखिरी घटना से 3 से 4 दिन पहले उसने एक बेघर घूमने वाली लड़की को सावर म्यूनिसिपल कम्युनिटी सेंटर की खाली बिल्डिंग में लाकर रखा। जब उस लड़की का किसी दूसरे आवारा लड़के से शारीरिक संबंध हुआ तो साबुज ने पहले उस लड़के को दूसरे फ्लोर पर ले जाकर मार डाला। फिर लड़की को नीचे मारकर उसका शव कंधे पर उठाकर ऊपर ले गया और दोनों को टॉयलेट में बंद करके आग लगा दी। शुरुआत में हुई लापरवाहियों की वजह से इंसाफ मिलने में देर हुई। पहली मौतों को अलग अलग केसेस माना गया। आसमा बेगम की मौत को नेचुरल बताया गया, बाकी को रैंडम घटनाएं समझ लिया गया। लेकिन जैसे जैसे एक ही जगह पर बॉडीज मिलती गईं, सावर मॉडल पुलिस स्टेशन और ढाका की डिटेक्टिव ब्रांच हरकत में आ गई। इस पूरे मामले में एक अहम नाम था एडिशनल सुपरिंटेंडेंट अराफतुल इस्लाम, जिन्होंने 19 जनवरी 2026 को प्रेस ब्रीफिंग दी। अराफतुल इस्लाम ने बताया कि शुरुआत में पैटर्न नहीं पकड़ा गया क्योंकि बॉडीज की हालत इतनी खराब होती थी कि तुरंत कनेक्शन नहीं बनता था। इंस्पेक्टर मोहम्मद हेलल उद्दीन ने बताया कि 16 जनवरी को उसे साबुज का एक डरावना फोन आया था जिसमें उसने बॉडीज की जानकारी दी थी। उस वक्त उसे मजाक समझकर डांट दिया गया, लेकिन उसी कॉल की वजह से रात में सर्च शुरू हुई। अब उम्मीद की जा रही है कि इससे कुछ बदलाव जरूर होंगे। खाली पड़ी जगहों को सिक्योर करना, सर्विलेंस बढ़ाना और पुरानी अनएक्सप्लेन्ड मौतों की फिर से जांच करना। शहरों की बिगड़ती हालत और लॉ एनफोर्समेंट की कमजोरियों को लेकर पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है। साबुज के परिवार के लिए यह सब सदमे जैसा है। उसका भाई जिबोन कहता है कि जब वो घर लौटा तो बिल्कुल बदला हुआ था। उसकी मां मुमताज कहती हैं कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था और अब जब भारत और बांग्लादेश के बीच टेंशन्स बढ़ रहे हैं, ऐसे घटनाएं सिर्फ अपराध की कहानी नहीं रह जाती। ये हमारी सीमाओं, शहरों की सुरक्षा और समाज के भरोसे पर भी सवाल उठाती हैं। ये केस बताता है कि विजिलेंस और प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ही हमें ऐसे खतरों से बचा सकते हैं, चाहे वो हमारे अपने शहरों में हो या पड़ोसी देश में। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।